So hello. In the last unit that we covered, or the slide that we covered, this was the slide which we covered in the last session. And this is a part of the first unit of store management, which is distributor salesmanship. Okay. ये slide हम cover कर चुके हैं, हम इसके आगे बढ़ रहे हैं. Okay, so what are the other things that you have to take care of as somebody who is taking care of sales or retail or is studying salesman distributorship? Okay, so every day check stock position of each SKU at the distributor point. मतलब हर रोज आपको SKU जो है उसको स्टॉक कीपिंग यूनिट का स्टॉक पोजीशन आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे चेक करना पड़ता है. क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके जितने भी डीलर्स हैं, आप कल को बिजनेस कर सकते हैं या आप काफी स्टोर्स हैंडल कर सकते हैं एज एरिया मैनेजर फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड. जैसे आप राइज करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जितने भी स्टॉक डीलर्स हैं, जितने भी स्टोर डीलर्स हैं आपके, या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन द सिटी, या जो आप को रिपोर्ट कर रहे हैं या जिनको आप कंट्रोल कर रहे हैं, उनके वहां पे स्टॉक पोजीशन क्या है. और वो स्टॉक पोजीशन आपको क्यों मालूम होनी चाहिए? वो इसलिए मालूम होनी चाहिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, कि आपको पता रहना चाहिए हमेशा कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो स्टोर पे अवेलेबल नहीं है. और क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि जो भी स्टॉक स्टोर पे अवेलेबल नहीं है वो रिप्लेनिश होना चाहिए. Definitely, right? Why should that happen? So that your sales don't stop. आपका कौन सा स्टॉक ज्यादा बिका, कौन सा कम बिका, कौन सा एसक्यू ज्यादा बिक रहा है, कौन सा एसक्यू कम बिक रहा है, और उसके रीजंस क्या हैं. और ताकि कंपनीज जो हैं वो उसी हिसाब से अपनी ब्रांडिंग, प्रमोशन पॉलिसीज, वो उसी हिसाब से इवन इनफैक्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको देखती है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कल को मैन्युफैक्चर भी करना या नहीं करना. अगर वो सेल ही नहीं हो रहा तो राइट, अगर वो एक पर्टिकुलर एसक्यू सेल नहीं हो रहा. हमने इसका एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी लिया था. फॉर एग्जाम्पल लेज ने काफी जो है फ्लेवर्स निकाले चिप्स के. अगर एक पर्टिकुलर फ्लेवर जो है चिप्स का उनका वो सेल नहीं कर रहा है उस लेवल पे, वो एक पर्टिकुलर एसकेयू है जो सेल नहीं हो रहा है ऑल अक्रॉस, तो वो उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, वो नहीं बनाएंगे उसको, राइट, दे विल डिसकंटिन्यू इट. लेकिन वो चीज आपको पता कैसे चलेंगी? SKUs के थ्रू पता चलेंगी. आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना डिमांड कर रहे हैं उससे पता चलेंगी. और हर डिस्ट्रीब्यूटर के स्टोर पे कितना स्टॉक चर्न हो रहा है, कितना स्टॉक बिक रहा है डेली बेसिस पे, उससे आपको वो चीजें पता चलेंगी. सेकेंड पॉइंट है एस्टिमेट सेल्स फ्रॉम द बीट एंड ऑप्टिमाइज ऑर्डर एज पर स्टॉक अवेलेबल ऑन हैंड. मतलब आपको एस्टिमेट लगा के चलना पड़ता है सेल्स का फ्रॉम द बीट. फ्रॉम द बीट मतलब आपका जो एरिया है. एंड ऑप्टिमाइज ऑर्डर एज पर द स्टॉक अवेलेबल ऑन हैंड. और ऑप्टिमाइज रखना पड़ता है ऑर्डर. मतलब आपको मालूम रहना चाहिए इतना धीरे धीरे विद प्रैक्टिस कि इस पर्टिकुलर बीट में या इस पर्टिकुलर एरिया में मेरे 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ये एसकेयूज मेरे इतने सेल होते हैं. पूरे साल में मेरा ये पीक पीरियड है, ये क्वार्टर में सबसे ज्यादा मेरी सेल्स होती है, मैक्सिमम सेल मेरी इतनी गई थी, ठीक है. और हर महीने मेरी सेल फॉर एग्जांपल 10% राइज करती है या 10 to 15% राइज करती है. तो बैकएंड में मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी होनी चाहिए और आपका डिस्ट्रीब्यूटर या आपका डीलर उतना ही आपको ऑर्डर भी देगा. क्योंकि अगर वो उतना ऑर्डर भी नहीं देगा तो आपका पर्टिकुलर एक जो यूनिट है वो चर्न नहीं होगा, वो सेल नहीं होगा, ठीक है. आपने देखा होगा काफी डीलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टीपल ब्रांड्स पड़ी रहती हैं. आप में से काफी ट्रेनीज ऐसे हैं जिन्होंने वर्लपूल में ट्रेनिंग करी है या इंटर्नशिप करी है, एंड दे नो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक डीलर के पास कई तरीके के ब्रांड्स होते हैं. उसके पास LG भी होगा, उसके पास वर्लपूल भी होगा, उसके पास सैमसंग भी होगा, ठीक है. उसके बाद मल्टीपल ब्रांड्स होंगे. अनलेस एंड अनटिल वो एक एक्सक्लूसिव डीलर है. एक्सक्लूसिव डीलर का मतलब होगा कि उसके पास केवल वर्लपूल की एजेंसी होगी, वो केवल वर्लपूल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, राइट. वो दूसरे ब्रांड्स को सेल नहीं करेगा. सो आप देखेंगे कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं उसमें आपस में कंपटीशन रहता है डीलरशिप्स पे. वो उनको अलग अलग डीलर्स को अलग अलग बेनिफिट्स देते रहते हैं. LG कुछ अलग बेनिफिट देगा, सैमसंग कुछ बेनिफिट देगा, वर्लपूल कुछ बेनिफिट देगा, सिर्फ इस बात को लेके कि उनके प्रोडक्ट्स जो है हॉटस्पॉट में लगे रहे. हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है स्टोर के अंदर और जहाँ सबसे ज्यादा विजिबिलिटी होती है. और उनकी कोशिश ये भी रहेगी कि उनका स्टॉक सबसे ज्यादा रखा रहे, उनके आइटम्स जो है सबसे ज्यादा या SKUs जो है सबसे ज्यादा रखे रहे. क्योंकि जितने ज्यादा उनके SKUs दिखाई देंगे
जो ज्यादा बिकेगा, जो ज्यादा दिखेगा वही ज्यादा बिकेगा, ठीक है। तो जिसकी विजिबिलिटी नहीं होगी वो बिकेगा भी नहीं, ठीक। सो आपको एस्टिमेट करके भी चलना पड़ता है अपनी सेल्स को, कि पिछले साल मेरे ट्रेंड ये थे, पिछले से पिछले साल मेरे सेल्स के ट्रेंड ये थे, इस महीने में मेरी सेल्स इतनी हुई थी, इस महीने फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जून के महीने में मेरे डीलर ने मुझे इतने करोड़ का ऑर्डर दिया था स्टॉक करने का, ठीक है, स्टॉक लेने का मुझसे, लेकिन इस महीने वो नहीं दे रहा है, उससे अभी तक ऑर्डर नहीं आया। तो उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई इज नॉट गिविंग द ऑर्डर टू यू? सो उन सब टेक्निकलिटीज में, उन सब एनालिसिस में हमको जाना पड़ता है जब हम सेल्स में होते हैं। सेल्स एनालिसिस एक सेपरेट सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, जो आपके करिकुलम का भी हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप करियर में अपना सीढ़ी चढ़ेंगे, लैडर राइज करेंगे, करियर में प्रोसीड करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे अपने, वैसे वैसे आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी। और अभी आज की तारीख में चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं, बिकॉज देयर आर टूल्स, देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो आपके लिए सारी कैलकुलेशंस या एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि इस महीने इतना सेल हुआ तो नेक्स्ट महीने कितना होगा टाइप्स। Coordinate with supervisor, this is the third point. Coordinate with supervisor and discuss on the action plan for out of stock SKUs. Okay, so आपको अपने supervisor को भी in touch में रखना पड़ता है. So if you are a sales distributor or a sales front end sales guy, you are keeping your supervisor in loop. उनसे डिस्कस करते रहना पड़ता है कि आपने एक्शन प्लान क्या बनाया है आउट ऑफ स्टॉक एसकेयूज को लेके, जो कि आउट ऑफ स्टॉक है, जो है ही नहीं आपके पास। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोविड का सिनेरियो चल रहा है, कई बार कंट्रीज में फ्लडिंग सिचुएशन हो जाती है, फ्लड आ गया एक पर्टिकुलर एरिया में जहां से आपके पास एक पर्टिकुलर अनाज आता था और उससे आप किसी तरीके के बिस्किट बनाते थे। अब वो क्योंकि अनाज नहीं आ रहा है फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से, वो बिस्किट भी नहीं बन पाए, लेकिन वो बिस्किट डिमांड में है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट हैज टू बी डन? ओके, तो वो सब चीजें डिस्कशन का एक पॉइंट रहती है सुपरवाइजर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द स्टॉक अवेलेबल इन द सेलिंग एरिया ऑब्लिक शेल्व्स। आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ता है कि आपके सेलिंग एरिया में, आपके शेल्व्स पे, जितने भी आपके डीलर्स हैं उनकी शेल्व्स पे या उनके स्टोर के स्पेस में आपके कितने यूनिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आज गए इंस्पेक्शन के लिए, आप वर्लपूल के स्टोर में गए, आप वर्लपूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके यूनिट जो हैं वो 15 लगे हैं वहाँ पे, वॉशिंग मशीन्स भी हैं उसमें, उसमें माइक्रोवेव ओवन्स भी हैं, उसमें रेफ्रिजरेटर्स भी हैं, ठीक है। सो आपके 15 यूनिट टोटल एक स्टोर पे लगे हुए हैं और आप 15 दिन बाद गए दोबारा से विजिट करने के लिए सेम स्टोर को, आपके अभी भी 15 यूनिट ही लगे हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके यूनिट चर्न नहीं हो रहे, आपके यूनिट सेल नहीं हो रहे, ठीक है। सो आपको रिपोर्ट मिलती रहे अपडेटेड, उसके लिए ही, उसी वजह से कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज जो हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव स्टोर्स पे खड़े किए होते हैं, जो कंपनीज को रेगुलर इंफॉर्मेशन देते हैं और जिनकी कोशिश होती है कि उन्हीं का प्रोडक्ट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वर्लपूल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एलजी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सैमसंग के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एक ही स्टोर में होते हैं और उनकी कोशिश, आपस में कंपटीशन होता है उनमें कि उन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो सेल हो, ठीक है, और वो रिपोर्ट करते हैं अपने सुपरवाइजर्स को ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज। The next point that we are seeing here on the slide is check stocks available in the back room for reserves. Now that's a very important point. एक है कि आपके स्टोर के अंदर कितने यूनिट आपके लगे हैं, राइट। दूसरा है कि अगर उस स्टोर में कोई बैक एंड एरिया भी है, अगर उसमें कोई बैक रूम भी है, तो वहां पे आपका कितना सामान रखा हुआ है ऑलरेडी स्टॉक में, ठीक है। तो आप हमेशा दोनों चीजों को टोटल मान के चलते हैं, एक स्टोर के स्पेस में कितने आपके यूनिट है, दूसरा अगर स्टोर में बैक रूम है तो उसमें आपका कितना रिजर्व पड़ा है, कितना स्टॉक पड़ा है आपका। Next point that we are seeing on the slide is stock check for all brand and capture order as per SOQ. Okay, so आपको हर ब्रांड का स्टॉक चेक करना पड़ता है, हर ब्रांड का आपकी कंपनी अलग अलग ब्रांड्स बनाती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कई तरीके के साबुन बनाती है, इट कैन बी लक्स, इट कैन बी मल्टीपल अदर सोप्स दैट दे आर मेकिंग, राइट, इट कैन बी शैम्पूज, इट कैन बी एनीथिंग दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग। तो जितने भी ब्रांड्स आपकी कंपनी बना रही है उनके कितने कितने स्टॉक लगे हुए, मतलब हर एसकेयू हर ब्रांड में हर एसकेयू का कितना स्टॉक है ऑलरेडी प्रेजेंट
और सजेस्टेड ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, मतलब उसको रिफिल करने के लिए आपको मालूम रहता है कि इतना मेरा सेलिंग होता है इस महीने, ठीक है। सपोज मेरे 100 यूनिट सेल होते हैं और 50 मुझे दिख रहे हैं सभी ब्रांड्स के मिला के, तो मुझे वहां पे 50 और फिल करने हैं, तो मेरी SOQ सजेस्टेड ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 50, ओके, बिकॉज मुझे ऑलरेडी 50 वहां पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं एग्रेसिव सेलर हूँ या एग्रेसिव सेल्समैन हूँ, तो मैं वहां पे 100 की जगह 150 या 120 पिच करूंगा और वो कन्विंस करूंगा डीलर को कि वो उतना क्वांटिटी फिल करके रखे, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आप कहाँ कहाँ ये अपना नॉलेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू बिकम अ गुड सेल्स पर्सन और अ रिटेल पर्सन। आप प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स और टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर देते हैं, आप टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं लाइफ में। आपको मालूम रहता है, आपके जैसे मंथली टारगेट्स होते हैं, तो आपको मालूम रहता है कि इतने दिन बीत गए हैं महीने के, फर्स्ट वीक बीत गया है, मेरा इतना प्रोग्रेस हुआ है, सेकेंड वीक बीत गया है, मेरा इतना प्रोग्रेस हुआ है, ओके। सो प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स पे आप हमेशा फोकस रहते हैं और आप हमेशा टारगेट्स पे फोकस रहते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, बेंचमार्किंग, नॉर्म्स एंड लॉन्च प्लान। आपको ये चीजें भी हमेशा मालूम होती हैं या नॉलेज होता है। आप अगर अच्छे सेल्समैन है तो आप इस पे अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमेशा मालूम रहेगी और जो आपका प्रोडक्ट है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आप सेल कर रहे हैं, आपको बेंचमार्किंग नॉर्म्स हमेशा मालूम रहेंगे। ना ही केवल आपको अपने ब्रांड के बेंचमार्किंग नॉर्म्स मालूम रहेंगे। बेंचमार्किंग नॉर्म्स हम पहले समझ चुके हैं। बेंचमार्किंग क्या होती है? पैमाना तय करना, पैरामीटर तय करना। और बेंचमार्किंग अलग अलग तरीके की होती है। बेंचमार्किंग आपकी लोकेशन की बेंचमार्किंग हो सकती है, आपकी ब्रांडिंग की बेंचमार्किंग हो सकती है, सेल्स की बेंचमार्किंग हो सकती है। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग बेंचमार्किंग होती है और अलग अलग ब्रांड्स की भी अलग अलग बेंचमार्किंग होती है, राइट। और लॉन्च प्लान, कि वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कंपनी का प्लान क्या है, वो सब चीजें भी आपके नॉलेज में होती हैं और आप वहां भी नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज मालूम है तो और कंपनी उसी प्रोडक्ट से मिलता जुलता कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, तो आप वो लॉन्च प्लान बनाने में भी कंपनी की मदद करते हैं। इस हद तक आपका नॉलेज होना चाहिए। अगला है रूट नॉलेज एंड डिटेल्स ऑफ द आउटलेट्स ऑन द रूट। नाउ दिस इज वेरी बेसिक। आपको वेस्ट जोन मिल गया दिल्ली का, तो आपको वेस्ट दिल्ली में 50 डीलर आपके अंडर हैं, तो वो 50 के 50 का आपको रूट नॉलेज होना चाहिए। मेरा टाइम केवल इसी बात पे ना खर्च हो जाए कि मुझे यही नहीं मालूम कि कौन सा स्टोर पहले आता है और कौन सा स्टोर बाद में आता है, किस स्टोर को मुझे पहले रीच करना है, किस स्टोर को मुझे बाद में रीच करना है, राइट। काफी चीजें इस बात पे भी डिपेंड करती हैं कि कौन सा स्टोर कितने बजे खुलता है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, बिकॉज जनरली ये फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते हैं। अगर वो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हैं, कोको मॉडल पे स्टोर्स हैं, तो उनका टाइमिंग सेम रहेगा, आप देखिएगा, और क्लोजिंग भी ओपनिंग टाइमिंग भी सेम रहेगा, ठीक है। रूट नॉलेज एंड डिटेल्स ऑफ द आउटलेट्स इन द रूट। आप के रूट का आपको पता होता है, आपके एरिया का आपको पता होता है, उसमें 50 डीलर आएंगे और उन जो है डिटेल्स ऑफ द आउटलेट्स, और उस रूट में कितने डीलर्स आएंगे उनकी डिटेल भी आपको मालूम होगी कि इस डीलरशिप का नाम ये है, इसके ओनर का नाम ये है, ये मेरे से हर महीने इतने करोड़ का, इतने लाख का सामान उठाता है, इसमें हर महीने मेरी इतनी सेल होती है, ठीक है। सो आपके पास पूरी चीजें या पूरा डिटेल रहता है अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होता है तो, और अगर आपके पास सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूटरशिप का नॉलेज है जनरली तो, और आपका एनालिटिकल माइंड है तो। क्लासिफिकेशन ऑफ आउटलेट्स बाय टाइप एंड प्रोफाइल। आप एक और काम करते हैं, आप क्या करते हैं, अगर आपके पास वेस्ट जोन है फॉर एग्जांपल और उसमें 50 डीलर फॉल करते हैं, तो आप उनको क्लासिफाई कर लेते हैं by their type and profile, okay. So there are different companies there and they have different parameters, right. There are companies which have A plus categories of dealerships. There are companies which have only A B C D kind of categories of dealerships. उनको उन्होंने ब्रैकेट्स में डिवाइड किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कैटेगरी मेरा डीलर है जो वेस्टर्न जोन में, मेरे 50 डीलर हैं, 50 में से मेरे 10 ए कैटेगरी डीलर हैं, और वो 10 ए कैटेगरी डीलर मेरे से हर महीने इतने करोड़ का सामान उठाते हैं, मतलब वो 1 करोड़ के ऊपर का सारा उनसे सामान लेते हैं कंपनी से, और उनकी सेल भी 1 करोड़ के ऊपर होती है मंथली, ओके। सो वो मेरे ए कैटेगरी डीलर्स में फॉल करते हैं।
तो मेरे बेनिफिट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन डीलर्स को अलग होते हैं, मेरी सेल्स पिच उन डीलर्स को अलग होती है एज कंपेयर टू वो डीलर्स जो बी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बी कैटेगरी में हो सकता है मैंने ऐसे डीलर्स को रखा है जो 50 लाख से लेके 1 करोड़ की सेल करते हैं पर मंथ, दैट इज माई बी कैटेगरी ऑफ डीलरशिप, राइट। सो मैंने क्लासिफाई किया होता है आउटलेट्स को उनकी टाइप और प्रोफाइल के बेसिस पे। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट प्रोफाइल में क्या आ जाता है, प्रोफाइल में ये भी आ जाता है कि वहां पे कौन सा टाइप ऑफ सामान मेरा ज्यादा सेल होता है, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक लोकेशन में एक हाई एंड वॉशिंग मशीन सेल होगी, दूसरी लोकेशन में हो सकता है मैनुअल वॉशिंग मशीन सेल हो। अगला पॉइंट है स्टॉक रिप्लेनिशमेंट साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि स्टॉक कितने महीने में, कितने दिन में जो है रिप्लेनिश करना पड़ता है आपको आपके डीलर्स पे। मंथली आप रिप्लेनिश करते हैं या 15 दिन में ही बिक जाता है सामान सेल पीरियड में और 15 दिन बाद मुझे फिर से रिप्लेनिश करना पड़ता है, या मेरे को क्वार्टरली रिप्लेनिश करना पड़ता है। ये सब चीजें आपके डीलर पे डिपेंड करेंगी, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करेंगी, वो डीलर कितनी सेल करता है, किस टाइप का डीलर है उस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जितनी जल्दी सामान सेल होगा उतनी जल्दी, सिंपल सी बात है, मुझे रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी। Next point that we are seeing on the slide is organization's guidelines in case of stock out. अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। काफी बार ऐसा होता है कि जो सामान हमने सेल पे लगाया होता है और वो काफी डिमांड में भी होता है वो सामान काफी बार स्टॉक आउट हो जाता है, मतलब उसका स्टॉक ही नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम जो बन रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन क्या है ऐसे मामले में, ये गाइडलाइंस आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई स्टॉक आउट की सिचुएशन आती है तो आप अपने डीलर्स को कैसे कन्विंस करेंगे। क्योंकि हर डीलर, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 डीलर हैं, जिस एग्जांपल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वेस्टर्न जोन में, वो 50 डीलर्स ने जो है उनके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा सेल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन है जो बहुत ज्यादा सेल करती है क्योंकि उसका रेट बहुत ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई, मशीन बड़ी स्टर्डी है, बहुत कम खराब होती है, काफी डिमांड में है वो पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन और उस पर सेल लगी हुई है, ठीक है। अब वो सेल पीरियड में स्टॉक आउट हो गई, तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस क्या है, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, वो गाइडलाइंस आपको मालूम होने चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे सिचुएशंस के लिए हमेशा उसके पास गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस वो रेडी होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी टारगेट्स टू सेट इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना, समझना, एनालाइज करना, मतलब एनालिटिकल स्किल्स कि मेरी सेल्स कितनी जाती है, कौन से महीने में ज्यादा सेल्स जाती है, कौन से महीने में कम जाती है, कौन सा एसकेयू ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है और क्यों, ऑल दैट। And analyzing overall productivity targets to set the effective objectives. Effective objective set करने होते हैं हमने, weird objective नहीं set करने होते, ठीक है। ये चीज वैसे ही है जैसे हम लाइफ में भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हम लाइफ में भी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो बड़े वियर्ड से नहीं करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने बहुत बड़े टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में बांटने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनको अचीव करते हैं। सो आपके जो आपके टारगेट्स हैं जो आप सेट करते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए जो मीटेबल हो, जो हो जाएं, ऐसे नहीं हो जो बड़े वियर्ड हो। फॉर एग्जांपल आपने कभी भी एक पर्टिकुलर मंथ में, फॉर एग्जांपल जून के ही मंथ में आपने कभी भी 2.5 करोड़ के ऊपर सेल नहीं की अपने जोन में, अपने एरिया में, फॉर एग्जांपल वेस्ट दिल्ली में, और आप टारगेट सेट कर लें कि आप 3.5 करोड़ का जो है सेल करेंगे। सो दैट इज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो आपको हमेशा अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी टारगेट्स जो है उनको सेट करना पड़ता है ताकि आपके गोल्स इफेक्टिवली अचीव होते रहें। Breaking down objectives into actionable tasks to achieve goals. Now again उसी से connected है, उसके बारे में पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप अपने बहुत बड़े टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में सेट करते हैं,
ठीक है, छोटे छोटे गोल्स में सेट करते हैं जो कि अचीवेबल हो, जो आप अचीव कर पाए। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में ये नहीं बोलेंगे कि मैं 50 के 50 डीलर एक ही दिन में कवर करूंगा पूरी वेजिटेबल, पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग 8 आवर्स ऑफ योर टेन्योर और अ डे टाइम। 8 घंटे का आपके पास वक्त होता है दिन में, वर्किंग आवर्स जनरली, और आप 50 डीलर्स को कवर कर लें, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर डीलर के पास आप जाएंगे, आप बैठेंगे, आप स्टॉक चेक करेंगे, आप कुछ बात करेंगे, आप रैपो मेंटेन करेंगे, सेल्स पिच करेंगे, क्लोज करेंगे। सो आपको हमेशा अचीवेबल गोल हमेशा सेट करने पड़ते हैं। मेंटेन रूट एंड हेल्प द सुपरवाइजर्स इन मेंटेनिंग द सेम। रूट मेंटेन करके चलना मतलब आप कौन सा रूट लेंगे, वो रूट भी ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी आपके लिए मैक्सिमम जनरेट करे, आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डीलर आप टच कर पाए, ऐसा रूट होना चाहिए जिसमें आपका खर्चा भी कम हो और ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा भी कम हो, है ना। और सुपरवाइजर्स को भी आप वो रूट बता के चलते हैं कि आज मेरा रूट ये रहेगा। मॉर्निंग में जब सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलते हैं या सेल्स एडवाइजर्स निकलते हैं हम हार्डकोर सेल्स की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, जो कि जनरली आपका प्रोफाइल नहीं है। आप ब्रांडेड रिटेल में इंटर्नशिप करिए आपने, और वही आपका एक टारगेट फोकस भी है। लेकिन कल को अगर आपकी प्रमोशन होती है और आप एरिया मैनेजर बनते हैं, और एरिया मैनेजर मींस आपको वो एरिया मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मार्क्स एंड स्पेंसर के भी एरिया मैनेजर है, और मार्क्स एंड स्पेंसर के उस पर्टिकुलर एरिया में 10 स्टोर हैं, तो आपको 10 के 10 स्टोर देखने पड़ेंगे ऑपरेशनली। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी सुपरवाइजर्स को, और ये सब डिटेल्स आपको रखनी पड़ेंगी अपने पास हैंडी। टू डू स्टॉक काउंट एंड कैप्चर ऑर्डर एज पर SOQ इन आउटलेट स्पीडली, मतलब आपको स्टॉक काउंट भी बहुत तेजी से करना होता है और जल्दी से ऑर्डर लेना होता है। आप एक ही डीलर को एक दिन में लेके नहीं बैठ सकते आपकी प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी, और आपका महीने का टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो आपको 50 के 50 डीलर से ऑर्डर चाहिए होंगे इन दैट पर्टिकुलर मंथ, राइट। तो आप एक ही डीलर पे पूरा टाइम नहीं दे सकते, ना ही आप 50 डीलर एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, पर आपको फिर भी अपना काम स्पीडली करना आना चाहिए। स्टॉक काउंट स्पीड पे होगा, आप ऑर्डर जो है वो कैप्चर करेंगे तेजी से, लेकिन क्या ये एक दिन में होगा? नहीं, ये धीरे धीरे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे होगा। Next point is estimating sales from the beat and analyzing stock in hand at the distributor's point to forecast demand. अब आपका काम ये भी होता है कि आप एस्टिमेट भी करके चलें सेल्स को, इसको हम सेल्स फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। बीट मतलब एरिया से स्टॉक को एनालाइज करना। एट हैंड आपका इतना स्टॉक है, सपोज आप वर्लपूल में और आप स्टोर में गए और आपने देखा कि आपके 15 यूनिट हैं, और आपको मालूम है कि ये 15 यूनिट ऐसे यूनिट हैं जो बहुत तेजी से बिकने वाले यूनिट हैं और बहुत जल्दी से बिक जाएंगे। सेल पीरियड भी है, गर्मियों का मौसम है, पीक डिमांड पे रहता है रेफ्रिजरेटर सेल, ज्यादा आपके यूनिट रेफ्रिजरेटर के लगे हुए हैं और वो सेल भी हो रहे हैं। सो आपके हाथ में कितना स्टॉक है और फ्यूचर में आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कितनी डिमांड दे सकता है, तो आपको वो सब चीजें भी एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रही हूँ। हम अगले सेशन में स्टोर मैनेजमेंट के 6 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पढ़ने वाले हैं। 6 ऐसी रिपोर्ट्स जो आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम केवल उनके बेसिक्स पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जैसे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे आप काम सीखेंगे इंडस्ट्री में, आप इन रिपोर्ट्स पे प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्शन हासिल करते जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रही हूँ। स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।